तो रिसेंटली अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट इशू किया है। उस स्टेटमेंट के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूएसए और पाकिस्तान की पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं और कोट अनकोट ये बात वो कहते हैं दैट वी आर गोइंग टू डेवलप देयर देयर यानी कि पाकिस्तान के मैसिव ऑयल रिजर्व्स। ये जो है वो बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने 31 जुलाई को कही है और 30 जुलाई को इंडिया के ऊपर 25% के जो टैरिफ्स हैं वो इम्पोज कर दिए गए। और कुछ ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया और पाकिस्तान के मुद्दे के ऊपर अपनी कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी जो है वो लेके हाजिर हुई है। अब ये कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी क्या है कि एक तरफ पाकिस्तान को जो है वो खूब सारी जो है वो कैरेट्स दी जा रही हैं, खूब सारे जो है वो खुश करने वाले पैमाने जो है वो दिए जा रहे हैं। दूसरी ओर इंडिया को जो है वो पनिश किया जा रहा है। तो बेसिकली ये जो एक अमेरिका का जो स्टैंड है, अब इसको एनालाइज करने के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स बनते हैं, लेकिन हमारे लिए जो पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है वो चीज़ है जो कि यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो यूपीएससी ने इसी संदर्भ के अंदर इसी कंटेक्स्ट में एक सवाल पूछा था 2019 के अंदर। और अगर अमेरिका की पोजीशन की बात की जाए तो वो बहुत डायनामिक रही है विसाविस इंडिया। और अगर हम यही पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें या फिर पॉलिटिकल थ्योरी के पर्सपेक्टिव से भी देखें, एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी के पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो अमेरिका की एक जो पोजीशनिंग है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज करती रही है। चलिए उन मुद्दों के ऊपर हम जैसे जैसे हम इस सेशन के अंदर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो उन मुद्दों के ऊपर जो है वो हाजिरी लगाते चले जाएंगे। मीनवाइल यूपीएससी ने 2019 के एग्जामिनेशन के अंदर क्या सवाल पूछा था, पहले मैं उस सवाल को बताता हूं एंड देन फिर धीरे धीरे जो है वो किस तरह से और जो है वो सवाल इस मुद्दे से पूछे जा सकते हैं, हम उस एनालिसिस की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले 2019 का जो सवाल पूछा गया था वो ये था दैट व्हाट इंट्रोड्यूसेस फ्रिक्शन इनटू टाइज बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स इज वाशिंगटन is that Washington is still unable to find for India a position in its global strategy which would satisfy India's national esteem and ambitions. Explain with the suitable examples. यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो एक वर्ड जो है वो स्ट्रेटजी है या फिर वर्ड का जो एक ऑर्डर है उसके अंदर वो इंडिया की कोई ऐसी पोजीशन जो है वो निर्धारित नहीं कर पा रहा है जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और हमारी सेल्फ स्टीम, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के साथ जो है वो अच्छी तरीके से सिंक्रोनाइज कर रही हो, जिसकी वजह से बार बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया के बीच में जो है वो टकराव की स्थिति जो है वो बनती रहती है। और इस चीज़ को हमें एनालाइज करना था। तो पहले जो है वो हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव को समझते हैं कि यूपीएससी आखिरकार इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो रिलेशंस हैं उनको किस नज़रिए से देखता है। और ज़्यादातर जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रिलेशनशिप्स को जो है वो किस नज़रिए से देखते हैं। तो जो सबसे पहला जो एक नज़रिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया को देखने का बनता है वो जो है वो स्ट्रक्चरल रियलिस्टिक एंगल से या फिर रियलिस्टिक लेंस से जो है वो देखने को मिलता है। अब सबसे पहले जो है वो स्ट्रक्चरल रियलिज्म जो है वो होता क्या है। स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहता है कि अगर आपने दो देशों के बीच में किसी संबंध को देखना है तो उनकी आइडियोलॉजी को साइड पे रखिए, लीडर्स को साइड पे रखिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को साइड पे रखिए कुछ टाइम के लिए, और ये देखिए कि दुनिया के जो ऑर्डर है उसका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। ये कहता है, जो स्ट्रक्चरल रियलिज्म है वो कहता है कि हर एक देश या फिर ये जो दुनिया का ऑर्डर है वो तीन प्रोपोनेंट्स के ऊपर बना हुआ है, तीन कोर अजम्पशंस जो है वो ये थ्योरी लेती है। पहला जो अजम्पशन है वो ये है एनार्की, कि दुनिया भर के अंदर सब देशों को गवर्न करने के लिए कोई एक जो है वो सरकार का कोई गठन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है दैट देयर आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस, बट उनके इतने सारे फेल्यूअर्स रहे हैं कि हम उसको सरकार जो है वो नहीं मान सकते। तो पहली बात, दुनिया के अंदर एनार्की है, सरकार जो है वो नहीं है। दूसरी बात,
अब इस एनार्की के अंदर जैसे लेट से हमारे समाज के अंदर अगर एनार्की पैदा हो जाए तो हर एक व्यक्ति अपना सर्वाइवल इंश्योर करेगा। अब तो है कि हम सरकारों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमने सरकारों को खूब सारा जो है वो फंड दे रखा है, खूब सारा पैसा दे रखा है, तो हम कहते हैं कि सरकार हमें बिजली देगी, हमें पानी देगा। अगर लेट से सरकार खत्म हो जाए तो क्या होगा? तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसके अंदर ये होगी कि अल्टीमेटली हम जो है वो एक दूसरे के साथ अलायंसेस बनाने शुरू कर देंगे ताकि हमारा रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन हो सके, जिसके कारण कि हमारा सर्वाइवल जो है वो इंश्योर हो सके। तो पहली बात हम ये इंश्योर करने वाले हैं। और उसी तरह से देश भी इस एनार्की के अंदर, जो नेशन स्टेट्स हैं वो भी इस एनार्की के अंदर इस चीज़ को इंश्योर करती हैं, अपने सर्वाइवल को। सर्वाइवल कैसे? एक दूसरे के साथ अलायंस बना के। और इस तरह से वो जो है वो अपनी सेल्फ कैपेबिलिटीज, सर्वाइवल कैपेबिलिटीज को भी किसी तरह से इंश्योर करती हैं। एक दूसरे के साथ अलायंस बनाएंगी, अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को जो है वो विकसित करेंगी। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि पावर जो है वो दुनिया के अंदर ये जो है वो अगेन इट इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्योंकि पावर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा देन द पीपल दे विल बी प्रोपेल्ड फॉर मेकिंग द अलायंसेस विद द डिफरेंट पार्टनर्स। और इस तरह से बेसिकली जो है वो आपके पास जो स्ट्रक्चरल रियलिस्टिक थ्योरी है वो जो है वो ये कहती है कि बेसिकली इंडिया और यूएसए आपस में जो है वो अगर 1940s 50s 60s 70s की बात की जाए तो ये जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इन दोनों के बीच में खूब सारी खिंचातनी जो है वो चली है। और यूएसए इंडिया को पहले स्ट्रेटेजिक लेंस से जो है वो नहीं देखता रहा है। यूएसए जो है वो पहले इंडिया को टैक्टिकल लेंस से देखता रहा है कि इंडिया के माध्यम से हम किस तरह से माओ के चाइना को जो है वो किसी तरह से स्टेबलाइज कर पाएं या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर पाएं। अगर हम तिब्बत, जो सीआईए के तिब्बत के मिशंस हैं उनको भी देखें, वो भी इसी स्ट्रक्चरल रियलिस्टिक लेंस के अंदर जो है वो आपको सही नज़र आते हैं। अब रिसेंटली 1990s के बाद और 2000 के बाद, खास करके वाजपेयी सरकार के बाद, एक नया एंगल जो है वो इसके साथ जुड़ गया है। उस एंगल को हम कहते हैं द स्टेटस कंस्ट्रक्टिविज्म। स्टेटस कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? स्टेटस कंस्ट्रक्टिविज्म बहुत सिंपल तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल टीवी पॉल की थ्योरी है, जेएनयू के अंदर ही पढ़े थे साहब, तो उनकी जो थ्योरी है, कैनेडियन स्कॉलर हैं, तो उनकी जो थ्योरी है वो बेसिकली ये कहती है कि जो नेशंस के बीच में या फिर नेशन स्टेट्स के बीच में जो टकराव होता है वो किसी टेरिटरी को लेके नहीं होता है, वो किसी रिसोर्स को, ट्रेड को लेके नहीं होता है। टकराव ज़्यादातर जो है वो अपने स्टेटस को लेके होता है, क्योंकि इसी स्टेटस के ज़रिए हमने अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी जो है वो देखना है। इसी स्टेटस के ज़रिए जो है वो हमने अपनी इंटरनेशनल पोजीशनिंग को भी देखना है। तो जो मेजर टकराव है वो स्टेटस के लिए होगा। और वही जो है वो ये सवाल भी कहता है, सवाल को दोबारा फिर से रीड करते हैं। सवाल कहता है कि व्हाट इंट्रोड्यूसेस द फ्रिक्शन इनटू द टाइज बिटवीन द इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। वो यही है कि अमेरिका आखिरकार ये निर्धारित नहीं कर पा रहा है कि भारत की पोजीशनिंग कहां पे है इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर। अमेरिका हमेशा कंफ्यूज रहा है और हमने जो है वो रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से हमने अपने सर्वाइवल को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंश्योर किया है। कैसे इंश्योर किया है इसको जो है हम देखते हैं। इसको देखने के लिए मैंने इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको 7 अलग अलग फेजेस के अंदर डिवाइड किया है। जो पहला फेज था वो था कोल्ड वॉर पीरियड का फेज। जैसे ही भारत आज़ाद होता है 71 से लेके 47 से लेके 71 तक, तो वहाँ पे जो ये कोल्ड वॉर का जो फेज था, दुनिया जो है वो बाइपोलर, दो भुजाओं के अंदर जो है वो बटी हुई थी, दो पोल्स के अंदर जो है वो बटी हुई थी। एक तरफ जो है वो यूएसएसआर था, दूसरी तरफ जो है वो यूएसए था। और बेसिकली यूएसए जो है
वो अपनी स्ट्रेटजी को कायम करने के लिए, अपनी डोमिनेंस को कायम करने के लिए एशिया और वेस्ट एशिया के अंदर, एशिया का मतलब साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के अंदर दो जो है वो ट्रीटीज लेके आया। एक थी सीटो जो कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आई, दूसरी थी सेंटो जो कि वेस्ट एशिया के अंदर जो है वो लागू हुई। और इन ट्रीटीज के जरिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने स्ट्रेटेजिकली नहीं बल्कि टैक्टिकली अपने अलाइज को यूज किया, जैसे पाकिस्तान को यूज किया, कि वो जो है वो बेसिकली रशिया और माओ के चाइना को जो है वो किसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर सके, उनके डोमिनेंस को कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अब यहां पे अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पे अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए बेसिकली नॉन अलाइनमेंट का जो है वो फेज अपनाते हैं। और नॉन अलाइनमेंट का जब हम अपना सिद्धांत जो है वो सामने रखते हैं, चाइना हमारे ऊपर चढ़ाई कर देता है, 65 की जो है वो वॉर हो जाती है, इंडो चाइना वॉर। और 65 की जो है वो आपके पास वॉर होती है, इंडिया पाकिस्तान वॉर। और इंडिया पाकिस्तान वॉर के अंदर ज़्यादातर जो वेपनरी है वो जो है वो आपके पास, अगेन बिकॉज द पाकिस्तान इट वाज द अलाई ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो है वो पाकिस्तान को, अमेरिका को जो है वो हथियार सप्लाई करता है। और हमारी जो है वो धीरे धीरे, बावजूद इसके कि हमने जो है नॉन अलाइनमेंट का जो है वो थीसिस अपनाया था, हमारी जो एक अलाइनमेंट है वो यूएसएसआर के साथ जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और 71 के अंदर, 1971 के अंदर ये जो पूरा फेज है वो खत्म होता है विद द हेल्प ऑफ द इंडो सोवियत ट्रीटी। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आपके पास जो है वो चाइना के साथ हमारी जंग लगी तो अगेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो है वो कुछ हथियार भेजे, लेकिन उन हथियारों को भी ज़्यादातर जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेक्टिकल जो है वो उसका एनालिसिस करते हैं कि उन हथियारों को अपने टैक्टिक्स को, खास करके चाइना को जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए जो है वो भेजे गए थे। तो इस फेज के अंदर भारत जो है वो बेसिकली कुछ चीज़ों को देखता है, कुछ ऑब्जर्वेशंस करता है। पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि भारत का जो नॉन अलाइनमेंट का पलड़ा है वो बड़ा फीका पड़ जाता है। दूसरा जो आपके पास है वो ये है कि इंडिया ये समझ जाता है कि जब तक सेल्फ रिलायंस नहीं है, खास करके इकोनॉमिकल सेल्फ रिलायंस नहीं है, तब तक जो है वो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो बेसिकली जो है वो उनका एक एग्जिस्टेंस जो है वो बड़ा डिफिकल्ट है। सिर्फ जो है वो बातों से बात जो है वो नहीं बनने वाली है। तो इसके तहत जो है वो आपके पास अगला फेज आता है 74 से लेके 91 का फेज। 74 के अंदर बेसिकली अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की तरफ जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और अपनी फॉरेन पॉलिसी का जो सबसे बेहतरीन पिलर, जो सबसे बड़ा पिलर उस वक्त जो रखता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का, कि हमने हथियार जो बना लिए हैं और कोई देश जो है वो इसके बाद हथियार नहीं बना सकता। और भारत जो है वो इसका जवाब देता है पोखरण टेस्ट करके, पोखरण 1 के साथ 74 में। और इस तरह से एक नया एरा जो है वो शुरू हो जाता है रियलिस्टिक पॉलिटिक्स का। और यहां पे जो है वो इसके जवाब में अमेरिका जो है वो एनएसजी बनाता है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, और बाहर भारत को जो है वो बाहर करने की कोशिश की जाती है कि जो नई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो भारत को जो है वो ना दी जा सके। और जब अमेरिका भारत को कॉर्नर करता है तो अगेन सोवियत यूनियन जो है वो बेसिकली हमें जो है वो और ज़्यादा रिएक्टर्स और ज़्यादा वेपन्स जो है वो सप्लाई करता है। और देखते ही देखते हम देखते हैं दैट इन 80s 70% ऑफ वेपन्स और 70% ऑफ द डिफेंस सप्लाईज टेक्नोलॉजीज वो जो है वो आपके पास सोवियत यूनियन से इंडिया जो है वो आना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद 91 पे ये फेज खत्म हो जाता है जब सोवियत यूनियन जो है वो बिखरना शुरू हो जाता है। 91 से लेके 2000 तक अगला जो है वो फेज आता है जिसके अंदर बेसिकली अमेरिका जो है वो चिंतित हो जाता है चाइना को देखते हुए, क्योंकि चाइना जो है वो अपनी इकोनॉमिक एक्सपेंशन जो है वो करना शुरू कर देता है, कम्युनिस्ट चाइना।
और इस तरह से उसी वक्त 91 के अंदर इंडिया के रिफॉर्म्स भी होते हैं और पोखरण सेकंड टेस्ट जो है वो किया जाता है, ठीक है, 1998 के अंदर। और इस तरह से दोबारा फिर से जो है वो इंडिया बेसिकली ये कहता है कि हमारी जो है न्यूक्लियर सॉवरेनिटी है वो कायम है। और इसी पोखरण टेस्ट के स्वरूप जो है वो आपके पास जो नए यूनाइटेड स्टेट्स के जो सैंक्शंस हैं, जो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सैंक्शंस हैं, जिनको हम ग्लेन एक्ट कहते हैं, वो जो है वो इंडिया के ऊपर इम्पोज करना शुरू कर दिया जाता है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो है वो उसके अंदर आए थे, क्योंकि अगेन ये जो आपके पास पोखरण सेकंड टेस्ट था वो अमेरिका के खिलाफ नहीं, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो हमने किया था कि अभी हम बैठे हैं, आप ज़्यादा उड़ो मत, ठीक है। तो इवेंचुअली 2000 के अंदर जब क्लिंटन जो है वो यहाँ पे आते हैं, तो उसके बाद जो है जो ये इम्पोजिशंस होते हैं उनको लिबरली जो है वो जॉट डाउन कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो एरा है वो ख़त्म होता है। अब 2000 के बाद जो है वो आपके पास बेसिकली हम ये देखते हैं कि अमेरिका और इंडिया के जो टाइज़ हैं वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाते हैं। और इस नॉर्मलाइजेशन के फलस्वरूप इंडिया जो है वो अपना एक नया दांव जो है वो खेलता है। अब देखिए अभी जो है वो 2000 तक हम क्या देख रहे हैं कि भारत जो है वो एक डिफेंसिव मोड में है, कि हम जो है वो बेसिकली वी आर ट्राइंग, सामने वाला जो है वो एक्ट कर रहा है, हम उस चीज़ को जो है वो आगे से उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास 2000 के बाद जो है वो हम धीरे धीरे जो है वो ऑफेंसिव के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। हम अब जो है वो अपनी जो पोजीशनिंग है वो बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमने ये कोशिश की कि जो आपके पास जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी परमानेंट मेंबरशिप, परमानेंट सीट जो है वो हमें मिल जाए, ताकि हमारा दुनिया भर के अंदर एक जो सिंबॉलिक डोमिनेंस है वो क्रिएट हो सके। हमने बहुत अर्जियां लगाई अमेरिका के पास, बहुत सारी जो है वो विनतियां की, लेकिन आपके अमेरिका ने जो है वो एक ना सुनी, और आपके पास जो है वो बार बार जो है वो किसी कंक्लूड फार्मूला या फिर टाइमलाइन जो है वो उन्होंने नहीं दी। तो इससे जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हमें ये समझ में आ जाता है कि अमेरिका जो है वो इस मुद्दे को लेके, हमारी जो एक वर्ल्ड ऑर्डरिंग को लेके जो है वो सीरियस नहीं है। एंड इवेंचुअली हमने ग्लोबल साउथ की बात जो है वो करनी शुरू कर दी। हमने G4 जो फोरम है उसको और ज़्यादा एक्टिव किया, जिसके अंदर बेसिकली जापान, जर्मनी, ब्राज़ील और इंडिया था, जो कि चाहते थे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स हों। तो ये जो है वो धीरे धीरे हम इस पोजीशन को जो है वो 2020 तक जो है वो लेके चलते हैं, और बार बार जो है वो हम अमेरिका को टेस्टिंग मोड के अंदर डालते हैं, उसकी सिंसियरिटी को देखते हैं कि भारत की पोजीशनिंग को लेके क्या वो सिंसियर है या फिर नहीं है। फिर उसके बाद इवेंचुअली आगे जो है वो 2016 के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हमें जो है वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अंदर जो है वो ऐड ऑन कर दिया जाए, ताकि जो रीसेंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो जो है वो आपके पास इंडिया के पास जो है वो आती रहे। बट इवेंचुअली होता क्या है कि ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त होती है, 2016 की बात है, तो ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉबिंग करती है, बट चाइना को परस्यू जो है वो नहीं कर पाती। चाइना जो है वो बार बार उसी चीज़ के ऊपर अटका रहता है कि पहले जो है वो भारत एनपीटी ट्रीटी को जो है वो साइन करे, कि ये जो है वो और ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्टिंग या फिर और ज़्यादा जो है वो आपके पास न्यूक्लियर जो एक हथियार जो है वो नहीं डेवलप करेगा, ठीक है। अमेरिका इसके अंदर भी फेल होता है, और इससे जो है वो भारत के अंदर साफ साफ ये एक नरेटिव कायम हो जाता है कि दुनिया अब वैसी नहीं रही कि अमेरिका चाहेगा कि ये होना चाहिए और वैसा ही जो है वो आपके पास हो जाएगा। फिर उसके बाद इवेंचुअली जो एक मन खट्टा होता है भारत का, वो जो है वो 2021 के अंदर होता है। 2021 के अंदर जो है वो ऑकस से
इंडिया को जो है वो बाहर कर दिया जाता है, और किन किन को अंदर लिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और आपके पास जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक इंटरनल ग्रुप बनाता है कि जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो हम तीनों के अंदर ही रहेगी, भारत को उसके अंदर नहीं इंक्लूड किया जाता। और इस वजह से साफ साफ हमें यह दिखाई देता है कि भारत की जो न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी है वो जो है वो अगेन बहुत ही स्टम्बलिंग ब्लॉक्स वाले रास्ते के ऊपर चली जाती है, और इवेंचुअली हम जो है वो अपनी होम ग्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाय करना शुरू कर देते हैं, और हम धीरे धीरे अपने जो डिफेंस पार्टनर्स हैं उनको और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करते हैं। इजराइल के साथ टॉक्स जो है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई होनी शुरू हो जाती हैं, यूके के साथ टॉक्स, फ्रांस के साथ टॉक्स, और उसी के साथ साथ रशिया को हम वैसा का वैसा एक रिलायबल पार्टनर की तरह जो है वो हमेशा से देखते रहते हैं। फिर उसके बाद जो है वो कास्टा आती है। कास्टा के सैंक्शंस जो है वो अगेन हम देखते हैं दैट अमेरिका तब हटाता है जब बहुत ज़्यादा जो है वो लॉबिंग की जाती है कांग्रेसमैन के द्वारा, तब जाके जो है जो आपके पास काटसा के सैंक्शंस हैं वो हटाए जाते हैं। भारत को जो है वो एक एक्सेप्शन दी जाती है ताकि भारत जो है वो बेसिकली S-400 रशिया से जो है वो परचेज कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान से, चाइना से सीधी सीधी जो है वो भारत को थ्रेट थी। उसी के साथ साथ हम जो है वो जो रीसेंट एक इंस्टांस हुआ है कि आपके पास डोनाल्ड जे ट्रंप ने जो है वो बेसिकली भारत के ऊपर 25% के जो सैंक्शंस लगाए हैं उसको हम देख सकते हैं। अब बेसिकली पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो यही है कि अमेरिका जो है ही इज़ वेरी अनक्लियर अबाउट इट। एक तरफ जो है वो काटसा के सैंक्शंस हटाए जाते हैं, दूसरी तरफ जो है वो अगेन जो टॉक्स हैं वो बड़े सीधे सीधे तरीके से की जाती हैं। इवन इन दी अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट सीधा जो है वो बात ये निकल के आती है दैट वी आर दी नेचुरल अलाइज, कि आप भी डेमोक्रेसी हैं, हम भी डेमोक्रेसी हैं, दोनों की जो बातें हैं वो कितनी मिलती जुलती हैं, वी आर दी नेचुरल अलाइज। तो हमारे बीच में जो है वो कोई तीसरा तो आ ही नहीं सकता। बट ऑन दी अदर हैंड जब रियलिज्म की बात आती है तो अमेरिका जो है वो बैकफुट के ऊपर होता हुआ आपको दिखाई देता है, चाहे वो NSG की बात आए, चाहे वो ऑकस की बात आए, और इवन विशेषज्ञ जो है वो ये कहते हैं कि जो क्वाड है वो जो है वो अगेन उसका जो प्रोमिनेंस है, उसका जो सिग्निफिकेंस है वो ऑकस के सामने जो है वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऑकस के अंदर जो आपके पास इट इज़ लाइक अ इंटरनल ग्रुप जहां पे बेसिकली जो आपके पास न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी है दैट इज शेयर्ड। ऑन द अदर हैंड एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप को आप उसके बिल्कुल जो है वो साथ में इक्वेट नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से बेसिकली जो है वो ये मुद्दा देखा गया है कि जो बेसिक जो कंटेंशन है इन हम दो देशों के बीच में वो ये है कि वाशिंगटन जो है वो इट इज़ ऑलवेज कन्फ्यूज्ड कि भारत को ऐसी कैसी जो है वो पोजीशनिंग दें ताकि उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और हमारे जो एम्बिशंस हैं दोनों को आपस में जो है वो को एग्जिस्टेंस में रखा जा सके, दोनों में सिंक्रोनिसिटी जो है वो बना के रखी जा सके। थैंक यू वेरी मच।